जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। सांगा क्लासेज में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। हमारी जो जीके की क्लास चल रही है उसके राजस्थान के इतिहास की पहली वाली क्लास में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आपको। दूसरी क्लास वाली क्लास में बहुत और अच्छा रिस्पॉन्स आया और इतिहास की इस क्लास में और ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि मैं हर एक डाउट क्लियर कर रहा हूं। आज की हमारे राजस्थान इतिहास की जो क्लास है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कंपटीशन के पेपर में कि पृथ्वीराज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पृथ्वीराज से रिलेटेड कौन कौन से पृथ्वीराज है राजस्थान में, तो उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो ये सारे चीजें मैं आपको एक छोटी सी 30 मिनट की क्लास में, ओनली 30 मिनट्स में सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा कि इनमें से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते, ये कौन कौन थे और कहां से रिलेटेड थे, तो उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है ना। तो आप 30 मिनट देना, 30 मिनट में मैं सारा ये डाउट क्लियर कर दूंगा। कहीं से भी घुमा के प्रश्न पूछो तो हमारा क्वेश्चन राइट जाएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है ना। ये तीन पृथ्वीराज हैं। तीनों पृथ्वीराज चौहान जो है इनका संबंध था, ठीक है ना, इनका संबंध था, ठीक है, अजमेर के चौहान शासक थे। तीनों कहां से रिलेटेड थे? अजमेर के चौहान शासक थे। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो पृथ्वीराज राठौड़ हैं। ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है इनका संबंध था बीकानेर से। कहां से था? बीकानेर से था। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि कुंवर पृथ्वीराज जो हैं, जिनको इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, इनका संबंध जो था वो मेवाड़ से था। ठीक है। उसके बाद आपके अगली चर्चा करते हैं कि पृथ्वीराज कछवाहा आमेर से रिलेटेड थे। उनका भी एक क्वेश्चन आता है, ये कहां से रिलेटेड थे और इन्होंने क्या किया था। ये आज के बाद इनकी उपाधियां, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, इन्होंने क्या काम किया, एक भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, विश्वास रखना। ठीक है। और ये 30 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप कोई भी कंपटीशन का पेपर देने जा रहे हो, ये छोटी छोटी क्लासें पढ़ के जाया करो। सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करूंगा, कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय। मैंने आपको उस आगे जो बताया, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट और पृथ्वीराज चौहान सेकंड, उनका इतिहास में कोई ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है और इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की डिटेल मिलती है। उनकी ना उपाधि ना कोई ज्यादा बड़े युद्ध मिलते हैं। इसलिए पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय में से पृथ्वीराज चौहान तृतीय आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब आप मेरी बात समझना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर पृथ्वीराज तो पृथ्वीराज प्रथम माने, द्वितीय माने, तृतीय माने। तो प्रथम और द्वितीय तो इन्होंने इतिहास में कोई ज्यादा रोल नहीं था, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता नहीं है। और बन भी जाए तो जिन पृथ्वीराज के पीछे प्रथम, द्वितीय और तृतीय लगाया गया हो तो आप समझना को अजमेर साम्राज्य के चौहान ही थे। और बाकी जितने भी आप पृथ्वीराज पढ़ोगे उनके आगे पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है उसका कारण भी आप समझे, क्योंकि इनके पीछे पृथ्वीराज तृतीय लगाया, इसका मतलब अजमेर साम्राज्य के चौहानों में 3 पृथ्वीराज हुए थे। तो इतिहासकारों ने समझाने के लिए, तीनों को समझाने के लिए, जो शुरू में पृथ्वीराज हुए उनके आगे प्रथम लगा दिया, बाद में पृथ्वीराज आए उनके आगे द्वितीय लगा दिया, तीसरे नंबर पे पृथ्वीराज आए उनको समझाने के लिए तृतीय लगा दिया। तो अब आपको पता है कि तृतीय वाले ने कौन सा युद्ध किया था, द्वितीय ने कौन सा किया था, ताकि एक ही नाम के व्यक्ति, एक ही नाम के शासक सेम रियासत में आ जाए तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना। बाकी पृथ्वीराज के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय नहीं लिखा हुआ मिलता। एक ही रियासत में सेम नाम के राजा हों तो इतिहासकारों ने आपको और मेरे को और खुद को समझने के लिए, इतिहास को समझाने के लिए उन्हीं के आगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय लगाया। क्या समझ गया? ऐसा नहीं हो कि अजमेर के चौहानों में पृथ्वीराज है और एक मेवाड़ में भी पृथ्वीराज है और उसके फर्स्ट लगा दिया और इसके सेकंड लगा दिया। नहीं, जिस रियासत में सेम नाम के राजा होंगे उन्हीं के प्रथम, द्वितीय, तृतीय लगेंगे। ऐसा थोड़ी क्या कि रामलाल नाम का लड़का 9वीं में भी है और रामलाल नाम का लड़का 10वीं में भी है, तो 9वीं वाले के रामलाल फर्स्ट लगा दिया, 10वीं वाले के रामलाल सेकंड लगा दिया। ऐसे नहीं होता। लेकिन 9th क्लास में 4 रामलाल हैं तो उनके रजिस्टर्ड में, अटेंडेंस रजिस्टर में रामलाल फर्स्ट, रामलाल सेकंड, रामलाल थर्ड और रामलाल फोर्थ लगेगा। बस वो समझाने की इतिहास है और कोई दिक्कत नहीं। इनकी जन्म कुंडली में, राशन कार्ड में इनका नाम नहीं था कि तुम्हारे फर्स्ट लगा दिया, जन्म होते ही सेकंड लगा दिया, ऐसा नहीं था। केवल इतिहासकारों ने लगाया। तो ध्यान से सुने, हम जो चर्चा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं कि
पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहान शासक थे। उसके बाद में आपको थोड़ा सा और हिंट देके बता देता हूं, इनके नानाजी अनंगपाल तोमर थे, उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अजमेर के चौहान पृथ्वीराज चौहान तृतीय को उन्होंने इनको दिल्ली भी दे दिया था। तो ये दिल्ली के शासक भी थे अजमेर के अलावा। ओके, ध्यान रखना। इनकी दो उपाधियां पूछी जाती है, एक है दल पंगुल उपाधि जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, ये उपाधि ध्यान रखना। एक है राय पिथोरा, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोनों उपाधियां पिथोरा पृथ्वीराज, राय राजा, तो राजा पृथ्वीराज हैं, ठीक है। तो राय पिथोरा और दल पंगुल के नाम से इनकी दोनों उपाधियां आपको एनी हाउ याद रखनी है, गलत नहीं करना। अगला प्रश्न थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में, ठीक है, जयानक नामक विद्वान, विद्यापति गौड़ नामक विद्वान, वागीश्वर नाम का विद्वान और चंद्रबरदाई नाम का विद्वान जो था, जनार्दन नाम के विद्वान थे। मैंने ये क्यों दिए, क्योंकि ये विद्वान किसी और पृथ्वीराज से रिलेटेड नहीं थे, ये इन्हीं के विद्वान थे। क्या समझ गया क्या? और आपने नाम सुना होगा कि जो चंद्रबरदाई थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था। किन्होंने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई के विद्वान थे, दरबारी कवि थे, इसीलिए चंद्रबरदाई का एक नाम हमें और मिलता है, वो मिलता है पृथ्वी भट्ट। क्या मिलता है दोस्तों? पृथ्वी भट्ट। किसी भी कंडीशन में गलत नहीं करना है, पृथ्वी भट्ट भी इन्हीं का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है कि बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि ये पृथ्वीराज चौहान वो ही हैं, ये पृथ्वीराज चौहान वो ही हैं जिन्होंने तराइन के दोनों युद्ध लड़े थे। 1191 का तराइन का युद्ध उनका हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ। किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध हुआ था। और ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 91 में, और इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ओके, उसके एक साल के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान ने थोड़ी सी गलती कर दी, कुछ गलतियां भी की है, उसको अब नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने वापस दोबारा मोहम्मद गोरी आएगा इस पे ध्यान नहीं दिया। मोहम्मद गोरी 1192 में वापस आ गया और पृथ्वीराज चौहान को जो प्रथम युद्ध में नुकसान हुआ, जो भी हुआ था, उसकी उन्होंने भरपाई करने में थोड़ी देरी कर दी। उधर मोहम्मद गोरी जो है एक साल के अंदर ही अपनी और मजबूत सेना बना करके आ गया। उसके बाद भी पृथ्वीराज चौहान हावी हो रहे थे, जीत रहे थे, आराम से जी जाते, लेकिन मोहम्मद गोरी है उसके कहने पर संधि वार्ता के झांसे में आकर के पृथ्वीराज चौहान ने संधि वार्ता के चक्कर में रह गए और मोहम्मद गोरी ने रात्रि में अटैक कर दिया। और रात्रि में जो जितने भी राजपूत सैनिक सो रहे थे उनके ऊपर अचानक अटैक किया और दूसरा युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान जो पराजित हुए और दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी की विजय हो गई थी। क्या समझ में आ गया? क्या मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। ये तराइन के दोनों ही युद्ध पूछे जाते हैं। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई और द्वितीय में जो है पराजय हुई थी। ये चंद्रबरदाई वही है जो इनके खास दरबारी विद्वान थे। अभी मैं पृथ्वीराज चौहान डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि पृथ्वीराज प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे। ये पृथ्वीराज तृतीय है, प्रथम और द्वितीय इन्हीं के वंशज थे, लेकिन उनका इतिहास में इतना जिक्र नहीं मिलता, इसलिए हम उनको नहीं पढ़ते। ओके, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं करना, बस इतना सा विशेष ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं पृथ्वीराज राठौड़। भैया इनको गोद ले रखा है एग्जाम वालों ने गोद ले रखा है, आप भी गोद ले लो और मेरी क्लासों को भी गोद ले लो। मेरी क्लासों से नोट्स बना के चले जाओ, कुछ भी करो, कैसे भी पढ़ो और शानदार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन आए तो समझ के करना है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि पृथ्वीराज राठौड़ की अगर हम चर्चा करें तो पृथ्वीराज राठौड़ का संबंध बीकानेर से था और इनकी उपाधि जो आती है वो है पीथल। वो क्यों आती है आगे मैं चर्चा करूंगा, उसकी थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए, स्पेस में मैं आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये पृथ्वीराज राठौड़ थे कौन। ये बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के बेटे थे। किनके पुत्र थे? राव कल्याणमल के बेटे थे। पहला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कि कल्याणमल के साथ ये 1570 में अकबर के नागौर दरबार में गए थे। अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। किसने लगाया? अकबर ने नागौर दरबार लगाया 1570 में। उन सभी राजपूत राजाओं को आमंत्रित किया जो अकबर से संधि करना चाहते हैं या अधीनता स्वीकार करना चाहते हैं। तो बहुत सारे राजपूत राजा अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुए।
उसमें कल्याणमल भी गए थे नागौर दरबार में। ये अपने दोनों बेटों के साथ गए थे। इनका एक बेटा और था, एक पृथ्वीराज हम पढ़ रहे हैं और एक जो है राय सिंह पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ेंगे? राय सिंह, जो इतिहास में महाराजा राय सिंह के नाम से जाना गया, और बीकानेर का किला जिसको आप जूनागढ़ का किला बोलते हैं उसका निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ये जो राय सिंह थे इनके साथ गए। अकबर जो है, पृथ्वीराज राठौड़ है ना, लेखन कार्य में कवि के रूप में कविता लिखने में भी काफी एक्सपर्ट थे, अच्छा नॉलेज था। तो अकबर इनसे प्रभावित हुआ और अकबर इनको अपने साथ ले लिया। अकबर ने इनको क्या किया, इनको गागरोन की जागीर दी। कौन सी जागीर दी? गागरोन की जागीर दी। और गागरोन जो है झालावाड़ जिले में आता है। गागरोन का किला कहां आता है? झालावाड़ जिले में आता है। इनको गागरोन की जागीर दे दी। जब गागरोन की जागीर इनको मिली तो ये वहीं रहे कुछ समय के लिए, और इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। मैंने किशन लिख रखा है, कहीं कहीं पर वेली कृष्ण भी लिखा हुआ मिलता है, तो गलत नहीं करना है। ये भगवान कृष्ण और सुना गया क्या, रुक्मणी से रिलेटेड जो ये ग्रंथ है, वेली कृष्ण रुक्मणी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी से विवाह से रिलेटेड ग्रंथ है। इनका एक ग्रंथ है दसम भागवतरा दोहा। एक ग्रंथ कौन सा है? दसम भागवतरा दोहा, ठीक है। एक है गंगा लहरी। इसके अलावा इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे, मैंने अभी फिलहाल इनके लिए इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे। क्या समझ गया क्या? ठीक है, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। अब इसके अलावा, ठीक है, इनके और भी ग्रंथ है, उसके अलावा हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या बनेंगे, आपको ध्यान होगा। एलपी टेसीटोरी का नाम सुना होगा, जो इटली के विद्वान थे, हमारे यहां पर आए, बीकानेर में रहे, ठीक है ना। एलपी टेसीटोरी ने बहुत कह सकते हैं भाषा, राजस्थान की भाषा साहित्य के बारे में बहुत कुछ कहा है, ठीक है। पुरातत्व विभाग से भी जो है बहुत कुछ बताया उन्होंने। तो वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के कारण, ठीक है ना, एलपी टेसीटोरी ने इनको एक उपाधि दी थी, वो भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। इन सबसे पहली बात तो है, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना, नोट्स बना लेना। पृथ्वीराज राठौड़ के ग्रंथ है वो डिंगल शैली में। कौन सी शैली में लिखे गए? तो ये डिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ है, इन्होंने डिंगल शैली का प्रयोग किया। राजस्थान की भाषा साहित्य बोलियां पढ़ते हैं, उसमें एक पिंगल शैली और डिंगल शैली भी दो शैलियां हैं, उसमें इन्होंने डिंगल शैली का प्रयोग किया। और मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, डिंगल शैली की रचनाएं अधिकतर रचनाएं जो लिखी गई डिंगल शैली में वो चारण कवियों द्वारा लिखी गई थी, और पिंगल शैली की रचनाएं अधिकतर जो है किनके द्वारा लिखी गई थी? भाट कवियों द्वारा लिखी गई थी, राव कवियों ने उसका प्रयोग किया था। डिंगल शैली मारवाड़ी बोली का शुद्ध साहित्यिक रूप माना जाता है। डिंगल में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो अधिकांशतः गद्य में लिखी गई, ठीक है। और डिंगल का शाब्दिक अर्थ होता है डींग से युक्त, अर्थात अति रंजनापूर्ण, यानी कि जैसा बोला गया वैसा का वैसा लिख दिया गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंपटीशन के पेपर में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि बीकानेर का एक कवि था, ठीक है, राम सिंह जी, सॉरी माफ करना, बूंदी के एक कवि थे सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के कवि थे उनका नाम था, ठीक है, वो बूंदी के शासक महाराव राम सिंह हाड़ा के दरबारी कवि थे। और सूर्यमल मिश्रण की, ठीक है, वंश भास्कर, वीर सतसई, ठीक है, सती रासो, राम रंजाट, ठीक है, तो ये और भी ग्रंथ है इसके। तो ये सारे ग्रंथ में भी उन्होंने डिंगल शैली का प्रयोग किया, और इन्होंने भी अपनी रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया। तो डिंगल शैली का प्रयोग करने के कारण इनको एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा है, ठीक है, डिंगल का हेरोस कहा है। इसको भैया रट के चले जाओ, किसी भी कंडीशन में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। एग्जाम में पूछे कि डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर करना है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी शैली का प्रयोग किया, तो डिंगल शैली का प्रयोग किया है। यहां तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं कि वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को, ठीक है ना, पांचवा वेद भी कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? पांचवा वेद भी कह दिया गया है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, रट लेना कि डिंगल शैली को पांचवा वेद कहा गया है। तो किसके लिए यूज किया, सॉरी, पांचवा वेद कौन से ग्रंथ के लिए यूज लिया गया? तो वेली किशन या वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ को के बारे में लिखा गया है। शायद आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी कोई डाउट है आप मेरे से पूछना जरूर। अब मैं थोड़ी सी आगे और चर्चा करता हूं।
ठीक है ना। जो वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ लिखा गया, शैली कौन सी थी? डिंगल शैली। ओके, कहां लिखा गया? गागरोन के किले में लिखा गया। कहां पर लिखा गया? गागरोन के किले में लिखा गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे जो मैं चर्चा कर रहा हूं एग्जाम में प्रश्न आया और सब मचक मचक करके आ गए। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। क्या मचक मचक करके आए? ये पूछा गया था तो रुक्मिणी, वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना किस बोली में की गई? तो शैली तो आपको डिंगल शैली करना है। अगर आपसे पूछे कि किस बोली में की गई, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम आगे चर्चा कर रहे हैं कि किस बोली में की गई, तो आंसर गया था उत्तरी मारवाड़ी बोली में। कौन सी बोली में? उत्तरी मारवाड़ी बोली में। अब मैं ये उत्तरी मारवाड़ी बोली का क्या गणित है उसको भी आप समझो। मैं यहीं से खड़े खड़े समझा रहा हूं, बोर्ड पे स्पेस कम बचा है, आपको यहीं से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हुए थे, ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों को राजस्थानी बोली नाम दिया। पहला क्वेश्चन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन 1912 में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को 5 उपबोलियों में या 5 क्षेत्रों में बांट दिया गया। उसमें राजस्थानी बोलियों को जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले डाला पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थानी को, जिसको मारवाड़ी नाम दिया, उसको 4 भागों में बांटा। तो 4 भागों में बांटा, जिसमें हम बात करते हैं पूर्वी मारवाड़ी, जिसमें एक मेवाड़ी बोली शामिल की उसने। उत्तरी मारवाड़ी में बीकानेरी, शेखावाटी और बागड़ी बोली शामिल की, ठीक है। जो पश्चिमी मारवाड़ी है उसमें थली और थटकी बोली शामिल की है, और दक्षिणी मारवाड़ी में सिरोही, देवड़ावाटी और गोड़वाड़ी बोलियां उसमें शामिल की है। तो ये बीकानेर के थे, बीकानी बोली का प्रभाव रहेगा, तो बीकानेरी बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तरी मारवाड़ी बोली में शामिल किया है। इसीलिए ये इस बोली की, इस ग्रंथ की अगर बोली पूछे तो उत्तरी मारवाड़ी में, ठीक है, लिखा गया, और शैली पूछे तो डिंगल शैली। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इनके नोट्स बना ले और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। डाउट क्लियर करूंगा, ये बहुत बड़े डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके। बहुत सारे लोग पृथ्वीराज में कंफ्यूज आते हैं, तो माला जपने की जरूरत नहीं है सर, कौन सा पृथ्वीराज किधर था, कौन सा किधर था, सारे यहीं पर क्लियर होंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग जो भी नोट्स बना रहे हो और जो भी कुछ पॉइंट टू पॉइंट बना रहे हो, तो मेरी क्लासों के आप उसमें से डेट लिख सकते हो, हिस्ट्री का रजिस्टर बना सकते हो, अपने हिसाब से मैनेज करें। तो आशा करता हूं ये पृथ्वीराज राठौड़ आपके समझ में आ गए होंगे। अब यहां पर एक उपाधि लिखी हुई है, वो है पीथल शब्द। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है ना। पीथल शब्द के लिए मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ध्यान से समझे। पीथल शब्द जो है इनके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति हुए श्री कन्हैयालाल सेठिया। कौन हुए? राजस्थान के साहित्यकार श्री कन्हैयालाल सेठिया का नाम सुना होगा आपने अच्छे से। कन्हैयालाल सेठिया जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, राजस्थान के बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत पुस्तकें लिखी, ठीक है ना। तो कन्हैयालाल सेठिया ने एक किताब लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम था पाथल पीथल। क्या नाम लिखा था? कौन सी किताब लिखी थी? पाथल पीथल, ये ग्रंथ लिखा। क्या समझ आ गया क्या? तो ये पाथल पीथल जो ग्रंथ लिखा, जो बुक लिखी, उसके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, ध्यान से समझना। इन्होंने इस ग्रंथ में पाथल शब्द जो है वो महाराणा प्रताप से रिलेटेड लिखा है, महाराणा प्रताप के लिए लिखा है। पाथल शब्द किसके लिए लिखा? महाराणा प्रताप के लिए। और पीथल शब्द जो है वो इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए प्रयोग किया है। तो ये ध्यान रखना, इसमें पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप की रिलेटेड जो है वो एक पंक्तियां है जो लिखी है, कि कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, और अकबर जो है बड़ा खुश हुआ, और अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ जो महाराणा प्रताप के समर्थक थे उसको बोला टॉर्चर करने के लिए, कि अब जो है तुम्हारा महाराणा प्रताप है वो मेरी अधीनता स्वीकार कर रहा है, ये लेटर आया महाराणा प्रताप का, देख ले। तो इन्होंने कहा साहब मेरे को विश्वास ही नहीं होता, या आपने या तो फर्जी लेटर बनवाया होगा या जो भी है, लेकिन मैं महाराणा प्रताप को जानता हूं, ठीक है। महाराणा प्रताप कभी मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर अकबर ने कहा 100% सही है। तो इन्होंने कहा
कि आप मुझे परमिशन दे तो मैं महाराणा प्रताप से कंफर्म कर लूं। तो इन्होंने जो लेटर लिखा, उस लेटर की पंक्तियों को, जो लैंग्वेज थी, उसको कहा जाता है कि कन्हैयालाल सेठिया ने वो सारी चीज जो है लिखाई। अरे गासरी रोटी बन बिलावड़ो ले बाकी, उसके ऊपर एक गाना भी बना था, बहुत फेमस हुआ। मैं ज्यादा गा नहीं सकता, मेरे राग नहीं है। ओके, ठीक है। तो कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल पीतल पुस्तक लिखी। उसमें पाथल शब्द उन्होंने किसके लिए यूज लिया? महाराणा प्रताप के लिए। और पीथल शब्द किसके लिए यूज लिया? तो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। आ जाए तो कर लोगे? क्या करोगे, मचक मचक या सही गोला करके आओगे? अगली बात करते हैं कुंवर पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की हम चर्चा कर रहे हैं। इनका भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि ये मेवाड़ से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? मेवाड़ से रिलेटेड थे। और कौन थे, क्या थे, उनकी भी मैं चर्चा कर रहा हूं। ये महाराणा रायमल के बड़े पुत्र थे। महाराणा रायमल के बड़े पुत्र थे। आपको ध्यान होगा पृथ्वीराज के दो भाई के नाम और मिलता है, जगदेव मिलता है, राणा सांगा भी मिलता है। उनकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, मैं सिर्फ कुंवर पृथ्वीराज बता रहा हूं। ठीक है, ये राजा बनने के लिए ज्योतिष के पास गए थे। फिर ज्योतिष ने कहा था कि राणा सांगा जो है मेवाड़ के, रायमल के बाद मेवाड़ के भावी राजा बनेंगे। तो इन्होंने कहा था बड़ा बेटा तो मैं हूं, राजा तो मैं बनूंगा। तो इन्होंने क्या किया, वहीं पर तलवार निकाल करके राणा सांगा को मारना चाहा कि भाई जब ये राणा सांगा बचेंगे नहीं तो मेवाड़ के भावी राजा कैसे बनेंगे। तो इन्होंने राणा सांगा पे तलवार से वार किया। राणा सांगा ने बचने का प्रयास किया तो एक आंख राणा सांगा की कट गई और यहां से तलवार से वार हुआ और राणा सांगा बुरी तरह से घायल हो गए और उनको वहां से भागना पड़ा। लेकिन आखिरकार ज्योतिष की बात सत्य सिद्ध हुई और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ही बने रायमल के बाद। कैसे बने, आगे मैंने एक लाइन डाल रखी। ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि ये तेज धावक थे, यानी कि घुड़सवारी। धावक का मतलब होता है घुड़सवारी। धावक का मतलब क्या होता है? घुड़सवारी में एक्सपर्ट थे, घोड़ा चलाने में एक्सपर्ट थे, घोड़े पर बैठ करके युद्ध करते थे, जो भी है। तो घुड़सवारी के कारण इनको उपाधि दे दी गई उड़ना राजकुमार की। कौन सी उपाधि मिल गई? तो इतिहास में इनको उड़ना राजकुमार, ये कोई उड़ते नहीं थे, पंख नहीं थे, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न बनता है कि इनकी पत्नी तारा के नाम पर अजय मेरु दुर्ग, कौन सा किला? अजय मेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया था। यह विशेष तौर से ध्यान रखना। और अजय मेरु दुर्ग का नाम जो है 1311 ईस्वी में, कब? 1300, सॉरी माफ करना, अजय मेरु दुर्ग का जो निर्माण है वो 1113 ईस्वी में जो है, ठीक है, आंसर जाएगा अजय राज ने करवाया था। और फ्यूचर में इसका नाम तारागढ़ कहलाया। इसी को राजस्थान का जिब्राल्टर भी नाम दिया गया और आर्क बिशप हेबर ने, और इसी को गढ़ बीटली भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तारागढ़ रखा गया था, तो इनकी पत्नी के नाम पर रखा गया। अगला क्वेश्चन, इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनकी एक बहन थी, यानी रायमल की बहन थी जिसका नाम था आनंद कंवरी। सॉरी, रायमल की पुत्री और उड़ना राजकुमार की बहन थी आनंद कंवरी। और आनंद कंवरी का जो विवाह हुआ था वो सिरोही के जगमाल देवड़ा चौहान से हुआ था। और जगमाल इनको आनंद से नहीं रखता था, प्रताड़ित करता था। इस कारण जब पृथ्वीराज को पता चला तो ये वहां पर सेना लेके पहुंच गए और जगमाल को धमकाया। और जब जगमाल को धमकाया तो उसके बाद कहा जाता है कि जगमाल ने माफी मांगी, जो भी था एडजस्टमेंट किया, सॉरी बोला कि आज के बाद नहीं करेंगे। लेकिन इनके मन में यह था कि मेरे राज्य में आके मेरे को धमका रहे हैं, सालाजी हुए ना। ठीक है, तो इस कारण जो है बाद में कहा जाता है, ठीक है, द्वेष के कारण इन्होंने जो है इनके भोजन में या तो लड्डू मिला दिए थे, जहरीले लड्डू, इनके साथ में लड्डू रखे थे, उसको रास्ते में कहा जाता है खाए होंगे, जहर चढ़ा और कुंभलगढ़ तक आते आते डेथ हो गई। कुछ इतिहास में यह भी लिखा मिलता है कि इनको जो भोजन दिया गया उसमें जहर मिला दिया और जहरीला भोजन खाने के बाद में ये वहां से रवाना हुए और कुंभलगढ़ तक आके आके डेथ हो गई। जो भी हुआ, इनको भोजन में जहर दे दिया। किनको? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को। कुंभलगढ़ तक आते आते इनकी डेथ हो गई थी और कुंभलगढ़ में ही इनकी छतरी बनी हुई है। एग्जैक्ट कुंभलगढ़ दुर्ग में नहीं बनी हुई है, कुंभलगढ़ दुर्ग की पहाड़ी की तलहटी में बनी हुई है। लेकिन हम जीके में पढ़ते हैं तो फिर कुंभलगढ़ का नाम ही आता है और पहाड़ी का नाम अलग से कहां से मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। और इन्हीं के पिताजी रायमल थे, इनकी छतरी भी कहां पर बनी हुई है? कुंभलगढ़ में ही बनी हुई है। कुंभलगढ़ किले के अंदर नहीं है। कभी घूमने जा रहा आप बोलो साहब कुंभलगढ़ किले में नहीं देखी, नहीं मिलेगी। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार कितनी? 36 किलोमीटर लंबी है। तो कहीं ना कहीं तलहटी में, किले की तलहटी में इनकी छतरियां बनी हुई है और 100% बनी हुई है। ठीक है ना। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं पृथ्वीराज कछवाहा आमेर की बात करेंगे। पृथ्वीराज
कछवाहा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज कछवाहा। देखो सारे पृथ्वीराज कंप्लीट क्लियर हो रहे हैं, किसी भी पृथ्वीराज में आपको डाउट नहीं रखना है। तीनों प्रथम द्वितीय तृतीय लगा हुआ है तो अजमेर के चौहान मान ने, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज मेवाड़ के हो गए, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के हो गए, अब ये आमेर के हैं। इनका बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बहुत सिंपल बनते। इन्होंने 1527 के खानवा युद्ध में मेवाड़ महाराणा सांगा की सहायता की थी। खानवा युद्ध कब हुआ था? ठीक है, आपको चर्चित बहुत फेमस युद्ध है। ठीक है, खानवा युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें बाबर जीत जाता है। बाबर के जीतने का कारण क्या था? बाबर की सेना तो वैसे ही हताश हो गई थी, लेकिन बाबर ने ये युद्ध जीता था, इसमें बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। और हमारे यहाँ पर तो किसी भी राणा सांगा की सेना में और किसी भी के पास में तोपें नहीं थी, तो हमारे साथ तो इतना बड़ा युद्ध हुआ जिसमें हमारे वीर योद्धा जो थे तोपों के गोलों के सामने हम तीर भाला और घोड़े लेकर के, ठीक है ना, युद्ध करके करने जाए, तलवार लेके युद्ध करने जाए तो वो संभव नहीं है। गोले आ रहे थे और गोले काफी जो है सैनिकों को मारते हुए आगे, फिर भी राणा सांगा ने जो है काफी संघर्ष किया और राणा सांगा आखिरकार इस खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे। क्या मेरी बात समझ गई? राणा सांगा जैसा पूरे राजस्थान में अगर आप इतिहास उठा के देखो तो इतने पावरफुल शासक कहीं नहीं थे। समझ में आ गया? और इसी कारण मैंने अपने कोचिंग का नाम भी सांगा क्लासेज रखा है। समझ में आ गया? लोग इतिहास में चाहे कुछ भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, लेकिन पूरे राजस्थान में ऐसे कोई भी शासक आप उठा के देख लो जिन्होंने राणा सांगा जैसे युद्ध किए हो। क्योंकि राणा सांगा के लिए इतिहासकारों ने कहा है कि जो है शरीर पर 80 घाव थे, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख चली गई थी, फिर भी जो है एक छत्र शासन किया पूरे राजस्थान में। उनकी एक आवाज पे राजपुताने के सभी राजा जो उनकी सेवा के लिए उपस्थित रहते थे। यहां तक कि राणा सांगा के लिए कहा गया है, ठीक है, उनके दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार एनी समय, हर समय, ठीक है, एनी टाइम जो है सेवा के लिए उपस्थित रहते थे। अब बताओ, ऐसा कोई राजा का इतिहास पढ़ा आपने? इतने बड़े बड़े दिल्ली के इब्राहिम लोदी की जो है, ठीक है ना, 2 युद्धों में, ठीक, कौन से युद्ध में? एक खातौली युद्ध में, एक बाड़ी के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था। बस खानवा के युद्ध में थोड़ा सा दूरदर्शिता की कमी रही, ठीक है, जब तोप के गोले आ रहे थे फिर भी हमने हमारी सेना को झोंक दिया युद्ध में कि राजपूत कभी पीछे नहीं हटते। उस वजह से थोड़ा ये भी हमारे लॉस हुआ और इस युद्ध में जो है पराजित हुए। और अगर खानवा का युद्ध अगर राणा सांगा जीत जाते तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कभी भी स्थापित नहीं होती। क्योंकि बाबर जो युद्ध जीता था 1526 में, और 1526 के बाबर जब जीता था कौन सा युद्ध? ठीक है, पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध की हम बात करें, कौन से युद्ध की? पानीपत के युद्ध की। तो उसमें 1526 में इब्राहिम लोदी जो है मारे गए थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, इब्राहिम लोदी की हम बात करें तो इब्राहिम लोदी के बाद बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया था, लेकिन भारत में उनके साम्राज्य की नींव का निर्धारण केवल खानवा का युद्ध ने किया था। ओके, आशा करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर कोई और डाउट हो तो आप भेजें और मैं उसका समाधान करूंगा। जो भी आपको डाउट है मुझे शेयर करें। आशा करता हूं क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे इन क्लासों के नोट्स बना लेना, अच्छे से पढ़ के जाना। मेरी छोटी छोटी क्लासें आपको 2-2 नंबर दिला जाएगी। ओके, जय श्री कृष्णा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने स्टेटस पर लगाएं, सभी ग्रुप्स में भेजें और सहयोग करें। अब जो है मेरा पहले भी चैनल चलता था, अभी मैंने सांगा क्लासेस के नाम से ही चैनल चलाया, तो और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू सभी का। जय श्री कृष्णा।